हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। 11th लेसन है ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। चलो स्टार्ट करते हैं। इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड सम कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लास्ट स्टैंडर्ड में आपने सीखा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स कैसे होते हैं। All the vital process which essential properties of living beings are collectively called as life process। जो important processes होती है living beings में उसे collectively कहा जाता है life processes। Different organs in our body are working in a group so as to smoothly carry out various life processes। तो जितने भी life processes है living organism में, वो life processes होने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स एक साथ आके स्मूथली काम करते हैं। दिस लाइफ प्रोसेसेस टेक प्लेस इन वेरियस स्टेप्स। अलग अलग स्टेप्स में ये लाइफ प्रोसेसेस काम करती है। स्पेसिफिक ऑर्गन्स कैरी आउट द स्पेसिफिक स्टेप्स। जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स है वो स्पेसिफिक स्टेप्स करते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। सो देखो यहाँ पे फोकस करो। जो ऑर्गन्स ग्रुप में कलेक्टिवली काम करेंगे और एक स्पेसिफिक फंक्शन पूरा करेंगे उसे कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, स्केलेटल, मस्कुलर आर फंक्शनिंग इन अ बॉडी। तो लिविंग बीइंग के बॉडी में इतने सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। ठीक है। एनर्जी इज इसेंशियल टू ऑपरेट ऑल द लाइफ प्रोसेस इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा पार्ट होता है एनर्जी। सब फंक्शंस जो ऑपरेट होते हैं बिकॉज ऑफ एनर्जी की वजह से। सो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी प्रोडक्शन ऑकर्स विद इन द सेल। अभी एनर्जी लिविंग बीइंग्स के ऑर्गेनिज्म में कैसे बनता है, तो एनर्जी प्रोडक्शन होता है सेल के अंदर, और सेल नीड्स द सप्लाई ऑफ सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन्स। और सेल को एनर्जी क्रिएट करने के लिए ज़रूरी होता है सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। दिस सप्लाई टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऑक्सीजन लाने का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम करती है बॉडी के अंदर, और जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स वो बॉडी के अंदर लाने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छी तरह से करती है। रेस्पिरेशन इज कैरीड आउट थ्रू फॉलोइंग 3 स्टेप्स। अभी रेस्पिरेशंस के बारे में बात करेंगे तो 3 स्टेप्स में रेस्पिरेशन होता है। सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें आता है इंस्पिरेशन भी बोल सकते हो आप, और इनहेलेशन भी बोल सकते हो। एयर इज टेकन इन थ्रू नोज एंड सेंट टूवर्ड्स द लंग्स थ्रू ट्रेचिया। तो नोज की जगह से, मतलब नोज से हम एयर बॉडी के अंदर लेते हैं और वो लंग्स तक भेजा जाता है, जिसे इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन बोलते हैं। और एक्सपिरेशन या फिर एक्सहेलेशन किसे बोलेंगे, तो ऑक्सीजन फ्रॉम द इंस्पायर एयर गोज इनटू ब्लड। जो भी ऑक्सीजन है जो हमने इनहेलेशन में लिया था वो ब्लड के अंदर मिक्स होके आगे चला जाता है। जो ब्लड के साथ CO2 कैरी होता है अलग अलग पार्ट से बॉडी के, वो लंग्स तक लाया जाता है, और वो ब्लड से CO2 अलग किया जाता है, और वही CO2 वापस एयर में नोज थ्रू बाहर छोड़ा जाएगा। उसे हम एक्सहेलेशन कहेंगे। Both of these processes occurring with the help of lungs are collectively called as external respiration। ये दोनों प्रोसेस जो है लंग्स की मदद से होते हैं, तो इसे एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहा जाएगा। अभी इंटरनल रिस्पिरेशन देखेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल्स एंड टिश्यूज फ्लूइड इज कॉल्ड एज इंटरनल रिस्पिरेशन। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है बॉडी के अंदर ही, मतलब बॉडी के अंदर सेल्स है, टिश्यूज है, वो ऑक्सीजन और CO2 रिप्लेस कर दे, तो ये जो एक्सचेंज होता है गैसेस का उसे रिस्पिरेशन बोलेंगे। ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू फ्लूइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड टू इनटू ब्लड। तो ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू फ्लूइड में जाएगा और टिश्यू फ्लूइड से CO2 ब्लड में आएगा। तो ये इंटरनल रिस्पिरेशन होगा और ये बॉडी के अंदर ही होता है। ठीक है। अभी सेलुलर रिस्पिरेशन बोलेंगे। डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज आर स्लोली बर्न्ड, यानी ऑक्सीडाइज होता है जो ग्लूकोज होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ऑक्सीजन की मदद से ये जो ग्लूकोज है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स है, वो डिसॉल्व होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है।
एटीपी के फॉर्म में। वेस्ट मटेरियल लाइक CO2 एंड वाटर वेपर्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस में CO2 और वेपर्स ऐसे वेस्ट मटेरियल क्रिएट होते हैं। सेलुलर रिस्पिरेशन कैन बी समराइज एज फॉलोज। तो इक्वेशन के फॉर्म में हम सेलुलर रिस्पिरेशन कैसे बता पाएंगे? तो यहाँ पे दिया है C6H12O6 6O2 जो बनता है प्रोसेस के बाद 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, 6H2O वाटर अलग हो गया एंड एनर्जी बना 38 ATP। ओके, रिस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अभी हम देखेंगे। तो आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो रिस्पिरेटरी सिस्टम का, नेम्स दिए हैं, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ किया है। फिर हमें पता करना है अलग अलग पार्ट का जो फंक्शन है। सबसे पहले आता है नोज। रिस्पिरेटरी सिस्टम्स एंड रिस्पिरेशन बिगिंस विथ नोज। रिस्पिरेटरी सिस्टम्स या फिर रिस्पिरेशन नोज से स्टार्ट होता है। एयर इज फिल्टर विद द हेल्प ऑफ हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इन द नोज। जो भी एयर बाहर से आता है वो फिल्टर होता है नोज में। फिल्टर होता है बिकॉज ऑफ नोज के अंदर हेयर है, म्यूकस है। तो जो हमें पार्ट ज़रूरी नहीं है ऐसे पार्ट जो है हेयर और म्यूकस की वजह से वही रुकते हैं और बाकी एयर हम बॉडी के अंदर लेते हैं। तो नोज का सबसे बड़ा पार्ट है। देन सेकेंड पार्ट है यहाँ पे फेरिंग्स। फेरिंग्स एक फूड पाइप एंड विंड पाइप ऑर्गेनेट इन द फेरिंग्स ऐसे बोला है। सो आप यहाँ पे फेरिंग्स देख सकते हो इमेज में, कहाँ पे लोकेट होगा। विंड पाइप इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द फूड पाइप। विंड पाइप और फूड पाइप ऐसे दोनों बाजू बाजू में होंगे, बराबर। सो देर इज अ लीड एट द बिगिनिंग ऑफ विंड पाइप। एक लीड होगा विंड पाइप के बिगिनिंग में। दिस लीड क्लोजेज द विंड पाइप ड्यूरिंग पासिंग ऑफ फूड इनटू फूड पाइप। जब फूड पाइप पे फूड पास हो रहा है तो ये जो लीड है वो क्लोज होता है विंड पाइप पे। तो नॉर्मली प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू विंड पाइप। इसीलिए फूड पार्टिकल जो हम ईट करते हैं वो विंड पाइप में नहीं जाएगा क्योंकि वो दोनों बाजू बाजू में है, बराबर। अदरवाइज विंड पाइप रिमेन्स ओपन। और जब हम नहीं खा रहे तो अदर टाइम पे जब हम ब्रीथिंग कर रहे हैं तो ये विंड पाइप्स ओपन हो जाता है। तो इसीलिए एयर पासिस होती है थ्रू फेरिंग्स इनटू विंड पाइप। ओके, अभी विंड पाइप देखेंगे। विंड पाइप इज स्वोलन एट द बिगिनिंग ड्यू टू साउंड बॉक्स। विंड पाइप जो है स्टार्टिंग में स्वोलन टाइप का होगा क्योंकि साउंड बॉक्स की वजह से। विंड पाइप बिफरकेट्स इन द थ्रैक्स। वन ब्रांच इंटर्स द राइट लंग एंड द अदर इनटू लेफ्ट लंग। तो जो विंड पाइप्स नीचे आता है लंग्स में तो एक राइट लंग और लेफ्ट लंग में ऐसे दो ब्रांचेस वो इंटर करते हैं। अभी लंग्स। लंग इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ हार्ट इन थोरेसिक कैविटी। तो लंग कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये बताया है, हार्ट के कौन से साइड पे? थोरेसिक कैविटी में। मैक्सिमम एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी इज ऑक्यूपाइड बाय लंग्स एंड दे कवर द मैक्सिमम पार्ट ऑफ हार्ट। तो मैक्सिमम एरिया जो है थोरेसिक कैविटी का वो लंग से ऑक्यूपाई होता है और वो कवर करते हैं मैक्सिमम पार्ट ऑफ हार्ट का भी। ईच लंग हैज डबल लेयर्ड कवरिंग। हर एक लंग को डबल लेयर कवरिंग होगा। इट इज कॉल्ड एज प्लूरा। उसे हम प्लूरा बोल सकते हैं। लंग्स आर इलास्टिक लाइक अ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज की तरह इलास्टिक होते हैं। लंग्स आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल कंपार्टमेंट्स। छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं उनसे बना होता है लंग्स। जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं उसे हम एलोवेली बोलेंगे। रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज प्रेजेंट अराउंड ईच एलोवेलीज। और कैपिलरीज का एक बड़ा नेटवर्क उनके सराउंडिंग में होगा। आप देख सकते हो एलोवेली का इमेज यहाँ पे दिया है, ओके। और यहाँ पे कैपिलरीज कैसे है ये भी दिए हैं, ओके। तो ह्यूज नेटवर्क होगा ऐसे कहा है। वॉल्स ऑफ एलोवेली एंड कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थीन। जो वॉल्स होती है एलोवेलीज और कैपिलरीज की बहुत थीन होती है। गैसेस एक्सचेंज कैन इजीली टेक प्लेस अक्रॉस दिस थीन वॉल्स। ये थीन वॉल्स की वजह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ओके। As large number of alveoli is present in lungs, larger surface is available for gases exchange. So alveoli की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो इसीलिए ज़्यादा क्वांटिटी में जो गैसेस एक्सचेंज है वो भी पॉसिबल होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स। गैसेस exchange occurs continuously while blood is circulating around the alveoli.
ये जो गैसेस एक्सचेंज है ये कंटिन्यूसली चलता है, ब्लड सर्कुलेट होता है एलवेओली के बाजू से और तभी ये गैस एक्सचेंज चालू होता है और ये हमेशा चालू ही रहेगा। एंड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द आरबीसीज। सो आरबीसी में प्रेजेंट रहता है आयरन, जिसमें प्रोटीन हीमोग्लोबिन है। ब्लड में हीमोग्लोबिन एब्सॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करेगा एलवेओली में। साइमल्टेनियसली CO2 एंड वाटर वेपर्स मूव फ्रॉम ब्लड इनटू एलवेओली और उसी टाइम पे CO2 और वाटर वेपर्स एलवेओली में वापस चला जाएगा। Thus, oxygen is taken into the blood and CO2 and water vapors are removed। तो ये जो एक्सचेंज होता है जिनमें ऑक्सीजन लिया जाएगा और CO2 और वाटर वेपर्स जो है रिमूव किए जाएंगे ब्लड से, ओके, और ये बाहर निकलेंगे एक्सलेशन की प्रोसेस से। अभी नेक्स्ट 5 पॉइंट है डायफ्राम। मस्कुलर पार्टीशन इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ थोरेसिक केज। थोरेसिक जो केज है वहाँ पे मस्कुलर पार्टीशन होता है। दिस पार्टीशन इज कॉल्ड एज डायफ्राम, इसे ही डायफ्राम बोलेंगे। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में। साइमल्टेनियस राइजिंग अप ऑफ रिब्स एंड लोअरिंग ऑफ डायफ्राम कॉजेज द डिक्रीज इन प्रेशर ऑन लंग्स। तो साइमल्टेनियस सिचुएशन में राइजिंग अप भी होते हैं रिब्स और लोअरिंग होता है डायफ्राम। कॉजेज क्या है, डिक्रीज इन द प्रेशर ऑन द लंग्स। लंग्स पे जो प्रेशर है वो कम होता है। ड्यू टू दिस एयर मूव्स इनटू द लंग्स थ्रू नोज। और इसी वजह से ये जो प्रेशर आता है और चला जाता है, इसी वजह से एयर जो है बाहर से अंदर आएगी और बाहर से अंदर से बाहर जाएगी। सो व्हेन रिब्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन एंड डायफ्राम राइज अप। जब रिब्स अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे तो डायफ्राम राइज अप होता है। प्रेशर ऑन द लंग्स इंक्रीज, लंग्स पे प्रेशर बढ़ेगा। ड्यू टू दिस एयर मूव्स आउट, और इसीलिए एयर जो है नोज से बाहर फेंकी जाएगी। कंटिन्यूस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स होता है डायफ्राम में और ये बहुत ज़रूरी है और इसे ही हम ब्रीथिंग बोलते हैं। जो कंटिन्यूस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है ये डायफ्राम की वजह से, इसीलिए हम ब्रीथिंग करते हैं, यानी ऑक्सीजन अंदर आएगा और CO2 जो है बाहर जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमें स्टडी करना है। Circulatory system performs the function of transport of various substances like water, hormones, oxygen, soluble nutrients and waste materials through different organs। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन से सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये बताया गया है। एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम फॉर ब्लड सर्कुलेशन इज प्रेजेंट इन ह्यूमंस एंड हायर एनिमल्स। इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल एंड कैपिलरीज। तो इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है ब्लड सर्कुलेशन का ह्यूमंस में और जो बड़े एनिमल्स हैं उनमें, और इनमें कंसिस्ट होता है हार्ट, ब्लड वेसल एंड कैपिलरीज। तो हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे हम। हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हार्ट इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट एट सेंटर इन थोरेसिक केज। थोरेसिक केज में ये हार्ट बराबर सेंटर में होगा। इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द रिब्स, ये रिब्स के पीछे होगा। बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में। एंड स्लाइटली इंक्लाइन ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में थोड़ा इंक्लाइन हुआ रहेगा। साइज ऑफ हार्ट इज इक्वल टू वंस ऑन फीस्ट। आपका जो फीस्ट है उसके ही साइज का हार्ट रहेगा। इज वेट इज अबाउट 360 ग्राम, उसका वेट होगा हार्ट का 360 ग्राम का। इट इज कवर्ड बाय डबल लेयर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन्स, और ये कवर किया रहेगा डबल लेयर का पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से। अब फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स, दोनों मेम्ब्रेन्स में फ्लूइड होगा। ड्यू टू विच हार्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रिक्शन एंड मैकेनिकल शॉक्स। तो इसीलिए हार्ट प्रोटेक्ट होता है फ्रिक्शन से और मैकेनिकल शॉक से। ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। इट इज मेड अप ऑफ इनवॉलंटरी कार्डियक मसल, और ये बना है इनवॉलंटरी मसल से, कार्डियक मसल से। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये कंटिन्यूसली एक सर्टन रिदम में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स उनकी मूवमेंट होती है। दिस इज कॉल्ड एज बीटिंग ऑफ हार्ट, इसे ही हम बोलते हैं क्या है, बीटिंग ऑफ हार्ट। इंटरनली हार्ट इज डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट्स। इंटरनली अगर देखा जाए तो हार्ट के दो कंपार्टमेंट्स बनते हैं, लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट्स, बाय वर्टिकल पार्टीशन। अगर वर्टिकल पार्टीशन करेंगे, ईच ऑफ दोज कंपार्टमेंट्स इज अगेन डिवाइड इनटू 2 चेम्बर्स, और वापिस उनके 2 चेम्बर्स बनते हैं। हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर्स। अपर चेम्बर्स आर कॉल्ड आर्चिया, सिंगुलर आर्चियम, and lower chamber is ventricles. Blood vessels, structures and functions. Heart is beating continuously. Due to this,
ब्लड कंटिन्यूसली सर्कुलेट्स थ्रू ब्लड वेसल्स। हार्ट बीटिंग होता है कंटिन्यूसली, रुकता नहीं है, जिसकी वजह से ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो होते रहता है, सर्कुलेट होता रहता है ब्लड वेसल्स से। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, दो इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स हैं। आर्टरीज, ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट आर कॉल्ड एज आर्टरीज। आर्टरीज उसे बोलते हैं ऐसे ब्लड वेसल्स जो हार्ट से अलग अलग पार्ट तक ब्लड कैरी करके लेके जाते हैं। एक्सेप्ट द वन कैरिंग ब्लड टुवर्ड्स लंग्स, all carry oxygenated bloods. These are deeply located in the body and their walls are thick. ये बॉडी के अंदर हर एक पार्ट तक डीपली लोकेटेड होती है और ये उनकी वॉल्स जो है वो थिक होगी। दिस वेसल्स डू नॉट हैव वॉल्स, ये वेसल्स को वॉल्स नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट है वेन्स। वेसल्स कैरिंग द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड वेन्स। जो वेसल्स होंगे ब्लड कैरी करेंगे अलग अलग पार्ट से हार्ट तक, उसे हम वेन्स बोलेंगे। ऑल वेन्स एक्सेप्ट द वन कैरिंग ब्लड फ्रॉम लंग्स ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड। सब वेन्स, एक वेन्स को छोड़ के जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग से। मोस्ट ऑफ द वेन्स आर सुपरफिशियली लोकेटेड इन द बॉडी, देयर वॉल्स आर थीन, उनके वॉल्स थीन होती है, वो लोकेटेड होंगे बॉडी के सुपरफिशियली पार्ट में। एंड दिस आर प्रोवाइड विथ वॉल्स, उनमें वॉल्स भी होते हैं। ठीक है, तो आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम इतना ही कंसेप्ट देखेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।